एवरीवन, हाउ आर यू गाइस। तो आज हम लोग सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं अपने फिजिक्स का हम लोग आज यहाँ पे चैप्टर नंबर 7 वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। एकदम न्यू चैप्टर है और ये इस वीडियो का पार्ट नंबर 1 है। ठीक है गाइस, तो आप देख रहे हो न्यू इंडियन एरा और मैं हूँ प्रशांत। अगर तुम लोगों को नोट्स वगैरह चाहिए तो आप यहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, या तो फिर आप लोग को अगर हैंड रिटन नोट्स वगैरह कैसे भी नोट्स चाहिए तो या फिर यहाँ पे कांटेक्ट करो या फिर मेल कर दो, आप लोगों को मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ये है क्लास 12th का चैप्टर नंबर 7 फिजिक्स का, ओके। और नाम है चैप्टर का वेव ऑप्टिक्स। गाइज ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि मैं इसमें बहुत ज्यादा मतलब जो भी बेसिक्स है, एकदम डीप कॉन्सेप्ट है, सारी चीजें बताने वाला हूँ। एकदम डीप मतलब सबसे पहले पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, उसके बाद जो भी होगा सारी चीजें हम बाद में पढ़ेंगे। मतलब पूरा वीडियो कंप्लीटली वॉच कर लो और उसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट बचे ना तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। सो कमेंट सेक्शन तुम लोग के लिए ही है, वहां पे डाउट पूछो या कुछ भी हो, या फिर यहाँ पे कांटेक्ट करके डाउट पूछो, मेल में कांटेक्ट करके डाउट पूछो, या फिर टेलीग्राम ऐप में चले जाओ, ठीक है। टेलीग्राम ऐप है, प्ले स्टोर में आप लोगों को मिल जाएगा, वहां पे जाके आप ये न्यू इंडियन एरा सर्च कर सकते हो और ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। तो वहां पर भी आपको नोट्स मिल जाएंगी, ठीक है गाइस। सो ये चैप्टर, ये जो वीडियो है फर्स्ट वाला, इसे पूरा का पूरा जरूर वॉच करो और तुम लोगों का बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो गाइस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जैसा कि हम लोग सबसे पहले अपना कैन यू रिकॉल के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और कुछ क्वेश्चन को हम लोग चैप्टर में ही डिस्कस कर लेते हैं, तो ठीक है, हमारा पूरा बेसिक पूरा क्लियर हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले फोकस करना है, व्हाट डज द फॉर्मेशन ऑफ शैडोज टेल यू अबाउट प्रोपगेशन ऑफ लाइट। देखो, तो ये जो पहला क्वेश्चन है ना, मतलब देखो सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि जो शेडो फॉर्म होता है ना किसी भी ऑब्जेक्ट का, हम भी खड़े हो जाते हैं तो हमारा भी शेडो फॉर्म होता है, सभी चीजों का शेडो फॉर्म होता है, ठीक है। शेडो मीन्स परछाई, ठीक है। तो ये जो फॉर्म होता है ना, तो ये क्या बताता है प्रोपगेशन ऑफ लाइट के बारे में। तो सबसे पहले भाई बहुत लोगों को मैं मानता हूं कि 100% में से 90% लोगों को पता होगा कि प्रोपगेशन ऑफ लाइट क्या होता है, बट मे बी 10% लोगों को नहीं पता होगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो लाइट होती है ना, लाइट प्रोपगेट करने का मतलब है ना ट्रेवल करना होता है, ट्रेवल करना, ठीक है। तो जैसे कोई भी लाइट है तो वो हमेशा वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। तो अभी देखो, अभी ये मैंने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनाया, तो मैंने स्ट्रेट ही क्यों बनाया, मैं ऐसा भी तो बना सकता हूँ, ये ऐसा करके फिर ऐसा भी तो बना सकता हूँ, ठीक है। तो ये भी तो बना सकता हूँ, तो मैंने ऐसा नहीं बनाया, मैंने ऐसा बनाया। तो ये कहने का मतलब ये है कि जो लाइट है वो एक परफेक्ट लीनियर लाइन में क्या होती है, प्रोपागेट होती है। समझा कि नहीं। मतलब ये जो लाइन है वो एक मीडियम है इसके लिए, ये क्या है, मीडियम है, जो मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर में बनाया है, ठीक है। तो लाइट को फिलहाल ही मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ थोड़ा सा, कि जो लाइट है उसको ट्रेवल करना है, अगर चलना है, उसे मूव करना है, तो उसे मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। और भी आगे हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, बट जितना मैंने अभी बताया, तो जो लाइट होती है याद रखो, उसको चलने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। और चलने का यहाँ पे हम लोग थोड़ा साइंटिफिक तरीके से अगर बोले तो यानी सिंपल सा इंग्लिश वर्ड प्रोपागेट होना कह सकते हैं, यानी कि लाइट को प्रोपागेट होने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। तो ये प्रोपगेशन वर्ड का मीनिंग आपको समझ गया होगा। नाउ अब शेडो की बात यहाँ पे चल रही है, तो मान लो अगर इस तरीके से कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और आपकी लाइट इस साइड आती है ऐसे, तो इस वाली बॉडी का जो शेडो है कुछ इस तरह फॉर्म होगा, इस तरीके से शेडो फॉर्म हो जाएगा। तो ये क्या शो करता है कि जो लाइट है वो प्रोपगेट होती है ओनली ओपन मीडियम में। मतलब अगर उसके सामने कोई दूसरा मीडियम आ जाए तो मे बी उससे लाइट रिफ्लेक्ट भी हो सकती है, ठीक है। बट कुछ लाइट अंदर रिफ्लेक्ट भी हो सकती है, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये प्रोपगेशन ऑफ लाइट का एक फंडा पता चलता है। और भी बहुत सारे शेडो फॉर्मेशन के फंडे हैं, बहुत सारे तरीके हैं, कोई टीचर आपको दूसरा कॉन्सेप्ट भी बता सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक चीज सीखी कि जो यहाँ पे शेडो फॉर्म होता है, शेडो तभी फॉर्म होता है जब अपने ऊपर लाइट आके और वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन क्या है, अगर किसी को नहीं पता है तो मैं उसे अच्छे से बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। बट पहले ये तो समझो कि ऐसे लाइट आई मान लो और ये ऑब्जेक्ट में टकरा के वापस से रिटर्न हो गई, तो इस साइड जब लाइट गई नहीं तो यहाँ पे अंधेरा हो जाएगा ना। समझा कि नहीं। सेम यही चीज है ना, अगर आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं तो यही चीज सेम ना अपना जो देखो यहाँ पे हमने सुना है कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण ऐसा वगैरह कुछ लगते हैं, तुमने ऐसा नाम सुना होगा। तो यही चीजें सेम उधर भी अप्लाई होती हैं। मान लो सपोज अभी देखो अर्थ है, ठीक है, और यहाँ पे अर्थ के सामने अगर देखो मून आ गया, ठीक है, यहाँ पे मून आ गया और यहाँ पे अपना एकदम बड़ा सा सन है, ठीक है, ये एक बड़ा सा सन है, ओके, ये सन है अपना, ठीक है। तो अब जब इसके पास से लाइट आती है, इस तरीके से लाइट आ रही है, ठीक है, ऐसे यहाँ पे से लाइट आती है अर्थ के ऊपर, ठीक है। तो देखो कुछ लाइट तो अर्थ में पड़ेगी और कुछ लाइट अर्थ में नहीं पड़ेगी। तो देखो यहाँ पे जो लाइट अर्थ में नहीं पड़ रही है मिडल वाली, तो ये लाइट यहाँ पे फिर पूरा परछाई हो जाएगा, ब्लैक ब्लैक, समझा कि नहीं, जो शेडो जिसे हम कहते हैं। तो इस एरिया में क्या होगा, पूरा अर्थ ब्लैक दिखेगा।
तो हम लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ पे सूर्य का ग्रहण चल रहा है। बट ऐसा यहाँ पे जस्ट इसलिए होता है कि कोई दूसरा ऑब्जेक्ट जैसे मून हो गया या फिर कोई और बड़े बड़े जो भी मतलब कुछ भी हो सकते हैं मेटेरियोराइट्स या और भी कुछ भी चीजें आ सकती हैं, पत्थर वगैरह कुछ भी आ सकता है, तो बीच में मिडल में आ जाता है, जिसकी वजह से सन की लाइट अपने अर्थ में नहीं पहुंचती है। ठीक है, तो ये मेन रीजन होता है। तो ये परछाई कब फॉर्म होती है? जब भी कभी भी लाइट की प्रोपगेशन जो है वो स्टॉप हो जाती है, मतलब सीधा अगर हम जाएंगे लाइट को लेके तो वो रिफ्लेक्ट हो जाए, या फिर कोई बीच में मिडल ऑब्जेक्ट है, जैसे हम खुद आ जाते हैं लाइट के सामने तो हमारी पीछे परछाई दिखने लगती है। तो और भी हम अच्छी सारी चीजें समझेंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो ये था पहला। नेक्स्ट है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन तो मैं भी आपको बताने वाला हूं। थर्ड, व्हाट आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 11th में भी था और 10th में भी था। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होता है जिसे हम ईएम वेव्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसे हम लोग ईएम वेव्स भी कहते हैं। और ऑलवेज रिमेंबर दैट कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है ना, वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तभी अपना यहाँ पे जो अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ये फॉर्म होता है। तो ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में हम और ज्यादा पढ़ेंगे अभी आगे की। अभी अगला जो अपना यहाँ पे स्लाइड्स आएंगी मैं अभी बताऊंगा आगे थोड़ा सा फर्दर वीडियोस में कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में और ज्यादा पढ़ेंगे। मैक्सवेल थोड़ी थियरी पढ़ेंगे हम लोग, बहुत सारी चीजें जानेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग पहला वीडियो का, जिसे पूरा वॉच जरूर करो। ठीक है, सो इतना याद रखो। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है? एक ऐसी वेव्स जो प्रोड्यूस होती है जब अपना इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कांटेक्ट में आते हैं तो अपना यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज क्या होती है, मतलब फ्रीक्वेंसीज जो होती है विजिबल लाइट की। तो एक बात ध्यान रखो, जो लाइट विजिबल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होती है वो हमें दिखती है, हम उन्हें देख सकते हैं, विजिबल होती है। तभी तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है वो लाइट होती है ना, तो ये विजिबल होती है। तो इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है? तो फ्रीक्वेंसी इन द टर्म्स ऑफ या तो वेवलेंथ के टर्म्स में हो सकता है, या तो इनके चलने के तरीके यानी रेट ऑफ जो इनका मूवमेंट है उसके तरीके से भी हो सकता है फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, तो बहुत सारी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज है, उनको मैंने यहाँ पे आप लोगों को अच्छे से दिखा के रखा है कि जो विजिबल लाइट्स होती है ना वो हमेशा ईएम स्पेक्ट्रम के अंदर आती है। ईएम मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर आती है। मे बी वो इंफ्रारेड रे हो सकती है, मे बी वो अल्ट्रावायलेट रे हो सकती है, कुछ भी रेज हो सकती है। अगर हम इनकी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ये इनकी फ्रीक्वेंसी 4 into 10⁻14 से लेके 8 into 10⁻14 साइकिल यानी मूवमेंट की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ पर सेकंड। और अगर मैं इनकी वेवलेंथ की बात करूं तो 740 नैनोमीटर से लेकर के 2.9 into 10⁻5 इंचेस इतनी इसकी मतलब यहाँ पे अपनी हो सकती है जो भी मतलब फ्रीक्वेंसीज है। तो अगर मैं वेवलेंथ के टर्म्स में बात करूं तो अपनी यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होगी 740 नैनोमीटर, और अगर मैं इंचेस में बात करूं तो 2.9 into 10⁻5 टू यहाँ पे 1.5 into 10⁻5 इतनी यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज होती है। तो ये मैंने सारी फ्रीक्वेंसी इन द टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी नॉर्मली, इन द टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, इन द टर्म्स ऑफ इंचेस मैंने सब बता दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। नाउ नेक्स्ट है यहाँ पे क्या दिया, फेज एट अ पॉइंट अलोंग पाथ ऑफ अ वेव। तो ये हम लोग यहाँ पे आज जब पोलराइजेशन पढ़ेंगे, जब हम लोग इंटरफेरेंस कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो तभी हम लोग यहाँ पे फेज है, पाथ डिफरेंस है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो डोंट वरी। तो यहाँ से आप लोग को बहुत सारी चीजों का नॉलेज तो मिला होगा, नहीं भी पता है तो अभी तो आपको पता ही चल जाएगा, क्योंकि मैं अभी जो कंसेप्ट बताने वाला हूँ वो सारी चीजें बेसिक से बताने वाला हूँ। भाई वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करना है तो जो ऑप्टिक वर्ड होता है, जो ऑप्टिक वर्ड है वो खुद ही रिलेटेड होता है लाइट से। किससे? रिलेटेड टू लाइट। ये बात ध्यान रखो अच्छे से। तो फिर आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि भाई व्हाट इज लाइट, आपके दिमाग में यही क्वेश्चन आएगा। सो जो लाइट होती है ना, ध्यान देना अच्छे से, तो जो लाइट होती है ये क्या होती है, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये क्या होती है, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, तो ये एक एनर्जी का फॉर्म है, ये बात ध्यान रखो अच्छे से। और मैं अगर और अच्छे से इसकी बात करूं तो जो लाइट है इसको सीधा सा ये क्या होता है, इट इज दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या होता है ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो अभी हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। सो लाइट क्या होती है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। एंड वी नो दैट कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है ना, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है इनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। इसलिए जो लाइट रिक्वायर्स, ध्यान देना अच्छे से, लाइट रिक्वायर्स मीडियम टू ट्रेवल। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, यानी कि लाइट को अगर ट्रेवल करना है तो मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, मीडियम टू ट्रेवल। ये बात अच्छे से आपको माइंड में बिठा लेनी है। सो ये थी यहाँ पे लाइट्स के बारे में।
अब मैंने यहाँ पे आपको एक चीज बताई है, क्या मैंने बताया आप लोगों को कि जो लाइट है अपनी, ध्यान देना अच्छे से, जो लाइट है ये एक एनर्जी का फॉर्म है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझना अच्छे से, सारी चीजें यहां से ही बेसिक स्टार्ट हो रहा है, इसके अलावा कोई बेसिक नहीं है। आप बोलोगे और बेसिक बताओ, तो यही बेसिक है, इसी चीज को समझ लो अच्छे से। तो इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो अगर मैं एनर्जी बोलूं तो लाइट के अंदर एनर्जी कहां से आती है, तो देखो आगे हम आज पढ़ने वाले हैं। कुछ लोगों ने बोला कि लाइट के अंदर भाई पार्टिकल्स होते हैं, कुछ लोगों ने बोला कि लाइट भाई वेव के फॉर्म में होती है। तो ये सारी चीजें है क्या, या फिर दोनों भी हो सकता है। तो हम सारी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, बट उससे पहले यहाँ पे समझ लो। तो लाइट के अंदर अगर हम पार्टिकल की बात करें, ठीक है ध्यान देना, तो जो एनर्जी है ना वो अगर पार्टिकल के फॉर्म में होती है, अगर मान लो तो ठीक है, तो उसके अंदर कुछ पार्टिकल होते हैं जिन्हें हम फोटोन कहते हैं। प्रोटॉन की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे मैं फोटोन की बात कर रहा हूं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और ये जो फोटोन होते हैं ये क्या होते हैं, एनर्जी के पैकेट्स होते हैं। क्या होते हैं, एनर्जी के पैकेट्स। ठीक है, और इन्हीं पैकेट्स की वजह से जो लाइट होती है वो चमकती है, यानी उसके पास एनर्जी होती है या फिर हीट प्रोड्यूस कर सकती है इन्हीं फोटोन के पैकेट्स की वजह से। और यही पार्टिकल है जो कि आइंस्टाइन जैसे साइंटिस्ट लोगों को सक्सेसफुल बना दिया, बिकॉज इसी के वजह से थियरी, बहुत सारी थियरी है, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह वो इन्हीं पार्टिकल की हेल्प से दिए हैं। ठीक है, तो ये बात अच्छे से आपको समझ के रखना है, यानी कि जो फोटोन होता है ये पार्टिकल है जो कि एनर्जी का पैकेट होता है, ये प्रेजेंट होता है लाइट के अंदर, और जिसके वजह से लाइट में क्या आती है, एनर्जी। ठीक है, और जिसकी वजह से लाइट चमकती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से, चाहे वो कोई भी लाइट हो। तो ये बात आपके ब्रेन में अच्छे से समझ चुका है। अब देखो मान लो आपके पास ये सन है, ठीक है, ये सपोज यहाँ पे सन है और यहाँ से इसकी लाइट निकल रही है, सन की लाइट। ठीक है, ये बात ध्यान रखो अच्छे से। अभी मैंने हाफ ही बनाया, क्या कंप्लीट बनाऊं? ठीक है, तो यहाँ पे सन है। ठीक है, अब यहाँ से सन की एक लाइट आ रही है। अब ध्यान देना, यहाँ पे मैं इस सन की एक लाइट को जूम करता हूँ। ठीक है, ध्यान देना अच्छे से, जूम करता हूँ मतलब इन दी सेंस ऑफ आप 3D में इमेजिन कर सकते हो यार। ठीक है, तो मैंने जूम किया तो ये लाइट कुछ ऐसे इतना जूम हो गई। तो इसके अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल होंगे ना, इस तरीके से कुछ फोटोन रहेंगे, फोटोन इस तरीके से एनर्जी के पार्टिकल रहेंगे। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको समझना है। जो ये अंदर मैंने यहाँ पे फोटॉन्स बनाया है यही है पार्टिकल्स, और यही लाइट के साथ क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं। ठीक है, और जिन्हें हम पैकेट्स ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, जो कि फोटोन है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से आपको। तो ये था पूरा लाइट का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे हमारा चीजें स्टार्ट होती है ऑप्टिक्स की। ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। तो अगर मैं ऑप्टिक्स स्टार्ट करूंगा तो ध्यान देना अच्छे से, ऑप्टिक्स में दो चीजें हैं, या तो एक है रे ऑप्टिक्स, ध्यान देना अच्छे से, रे ऑप्टिक्स, और दूसरा है अपने पास यहाँ पे ध्यान देना वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, तो ध्यान देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमको इस 12th में वेव ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ना है। तो रे ऑप्टिक्स से हम वेव ऑप्टिक्स तक जाएंगे, बट धीरे धीरे जाएंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे। देखो तो भाई पहले ये जो रे है ना, ये रे का मतलब समझ लेते हैं कि भाई ये आर ए वाई रे होता क्या है। ठीक है, तो रे का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। जिसको कुछ नहीं पता है उसको सब पता चल रहा है, धीरे धीरे याद रखना अच्छे से। तो रे का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यानी कि इन दी सेंस अगर मैं बात करूं तो इन दी रे लाइट या फिर रे ऑप्टिक्स, अभी समझोगे वैसे भी रे ऑप्टिक्स क्या होता है, आगे मैं तो अच्छे से बताने वाला हूं और अच्छे से, बट कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो। तो कभी भी जो लाइट होती है ना, लाइट याद रखना अच्छे से, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन, ध्यान देना अच्छे से। पहली बात तो मीडियम में तो चलता ही, मैंने यहाँ पे मेन फंडामेंटल बता दिया है पूरा रूल कि लाइट को ट्रेवल करना है तो मीडियम की जरूरत होती ही होती है। बट भाई मीडियम में तो चाहिए, बट मीडियम में तो कैसा भी घूम के नाच के चल सकती है। बट यहाँ पे याद रखो अच्छे से, लाइट ऑलवेज, ध्यान देना, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करने के वजह से ये जो इसका पाथ है स्ट्रेट, तो इसी के वजह से हम लाइन को क्या कहते हैं कि ये एक रे है। रे मीन्स एक स्ट्रेट लाइन होता है, और लाइट अपनी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन को हम रे कहते हैं, इसीलिए हम लोग इसे नॉर्मली। और ऑप्टिक्स मीन्स क्या होता है, एक ऐसी थियरी, ऑप्टिक्स मीन्स ध्यान देना अच्छे से, एक ऐसी थियरी जो लाइट से रिलेटेड हो, मतलब लाइट की सारी प्रॉपर्टियों से जो चीजें रिलेटेड होती हैं उसे हम ऑप्टिक्स कहते हैं। ठीक है, इसीलिए देखो आप जाते रहोगे, जब भी आपके आज आईज में प्रॉब्लम आती रहेगी, यानी कि वो लाइट की ही प्रॉब्लम होती है, तभी तो आपको बीमारियां जैसे कि मायोपिया, फिर हो गया प्रेस बायोपिया, आपने 10th में ये पढ़ा था सब कुछ। ठीक है, तो ऐसी बीमारियां होती हैं वो लाइट की वजह से होती हैं। तो आप ऑप्टिशियंस के पास जाते हो, यानी कि जिसको ऑप्टिक्स का नॉलेज होता है, जिसको लाइट का नॉलेज होता है, ठीक है, उसके पास आप जाते हो।
ऐसी ऑप्टिकल्स हम पहनते हैं, वियर करते हैं, जैसे चश्मे वगैरह हो गए, ये सब कुछ, ठीक है। तो ये मतलब ऑप्टिक्स मतलब क्या होता है, जस्ट लाइट से रिलेटेड, ठीक है, जो लाइट से संबंधित है उसे हम कहते हैं। और ये दो तरीके यहाँ पे, दो इसके फॉर्म से, एक रे ऑप्टिक्स, एक वेव ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स क्या होता है, तभी हम रे ऑप्टिक्स की स्टडी करते हैं जब अपनी लाइट ना स्ट्रेट ट्रेवल कर रही हो, स्ट्रेट ट्रेवल कर रही हो, मतलब अपनी जो लाइट सीधा चल रही हो, ठीक है, उसके जो पार्टिकल्स है लाइट के वो सीधा ट्रेवल कर रही हो, तो हम कहते हैं कि भाई ये पूरा कॉन्सेप्ट रे ऑप्टिक्स का है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। बट व्हाट अबाउट वेव ऑप्टिक्स, तो कभी भी याद रखना, वैसे भी अभी हम वेव ऑप्टिक्स के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे, बट वेव ऑप्टिक्स की कंडीशन में क्या होता है, जो लाइट होती है ना वो स्ट्रेट की बात ही नहीं है यहाँ पे। अभी लाइट यहाँ पे ऑलवेज याद रखना, जब कभी भी लाइट, देखो लाइट स्ट्रेट भी चल सकती है और लाइट नॉर्मली मूव करके भी जिगजैग भी चल सकती है, क्योंकि लाइट के अंदर पार्टिकल होते हैं। और हम लोगों को पता है कि जब लाइट के अंदर भाई पार्टिकल है तो पार्टिकल तो हमेशा वाइब्रेट कर सकता है ना, ऊपर नीचे। भाई देखो हर जगह पार्टिकल है और पार्टिकल का एक ही रूल है कि वो वाइब्रेट करेगा। तो अगर पार्टिकल, जरूरी नहीं है कि वाइब्रेट ही करेगा, वाइब्रेट नहीं भी कर सकता है। तो अगर मान लो पार्टिकल अपना वाइब्रेट नहीं कर रहा है तो फिर वो कॉन्सेप्ट हो गया रे ऑप्टिक्स का, और फिर जो भी वहां पे फेनोमेनन आएंगे सब कुछ रे ऑप्टिक्स के अंदर आएंगे। बट अगर पार्टिकल क्या कर रहा है, ऐसे 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 जिगजैग वाइब्रेट कर रहा है, तो उसके वाइब्रेशन की वजह से जो इस तरीके का वेव फॉर्म होगा, वेव। तो ऐसी वाली लाइट्स को जो हम पढ़ते हैं ना, तो उसे हम वेव ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ते हैं, समझ कि नहीं। तो लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, इन द केस ऑफ वेव ऑप्टिक्स ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ, ध्यान देना अच्छे से, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, ठीक है। तो जब लाइट अपनी वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल करती है तो हम कहते हैं कि ये जो इसकी स्टडी है ये क्या है, वेव ऑप्टिक की स्टडी है। तो ये चीजें आपको अच्छे से समझ के रखनी है। यहाँ पे हमारा कुछ जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हुआ है, मतलब लाइट के रिलेटेड जो टर्म है अपना, ये जस्ट इंग्लिश का जो वर्ड है ऑप्टिक्स, ये क्या होता है भाई, तो ये सारी रे क्या होती है, तो ये सारी चीजें हमने अच्छे से पढ़ी है। इतना कॉन्सेप्ट ना अगर आप एक बार रिवाइज कर लोगे ना वापस से वीडियो को, तो आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। नाउ अब हम लोग ना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा, ठीक है। जो लाइट होती है ना यार, लाइट जो लाइट होती है, कॉन्सेप्ट में हमको देखना है अभी लाइट के बारे में, ठीक है। जो लाइट होती है ना, लाइट के दो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, दो प्रॉपर्टियां भी हम कह सकते हैं। एक तो है रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से, और एक है रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी। देखो गाइस अभी भी हमने अपना चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है, हम बेसिक को बिल्ड कर रहे हैं। ये बेसिक, ये डीप कॉन्सेप्ट जो आपको पता चल रहा है ना, ये पता चलने के बाद आपको ऐसा चैप्टर समझेगा ना कि मैं क्या बताऊं, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट है रिफ्लेक्शन का, एक कॉन्सेप्ट है रिफ्रैक्शन का। मे भी बहुत लोगों को पता होगा बट मेरा बताना काम है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ध्यान देना क्या होता है, मान लो ये आपके सामने कोई भी सरफेस है, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से, ये कोई भी सरफेस है, तो यहाँ पे क्या होता है, जब कभी भी यहां से कोई भी लाइट का सोर्स है, ठीक है, ये सोर्स एस है और यहां से लाइट जाती है, ये लाइट गई, तो रिफ्लेक्शन में क्या होगा, लाइट टकराएगी और टकरा के वापस इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, मतलब आर पार नहीं होने वाली है, समझा कि नहीं। नाउ अभी मैं रिफ्रैक्शन की बात करूंगा। तो रिफ्रैक्शन में ध्यान देना क्या होगा, रिफ्रैक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो इसमें क्या होगा, एस से मान ले सोर्स है और यहां से सन हो सकता है या फिर टॉर्च ले लो, कुछ भी चीजें ले सकती हो। तो यहां से जब भी लाइट जाएगी, ध्यान देना अच्छे से, जब यहां से इस तरीके से लाइट गई, तो लाइट जाने के बाद ना वो वापस से ऐसा रिफ्लेक्ट नहीं होगी, वो क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी, समझा कि नहीं, आर पार चली जाएगी, यानी कि वो लाइट रिफ्रैक्ट हो जाएगी। तो ऐसे वाले रूल को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं, और जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो ऐसे वाले रूल को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। ये बात अच्छे से आपको समझ के रखना है। नाउ अभी हम यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे भाई, इंसिडेंस एंगल क्या है, रिफ्रैक्टिंग एंगल क्या है, नॉर्मल क्या होता है, ये थोड़ा जान लो, क्योंकि इस चैप्टर में ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मान लो ये अपने पास कोई भी एक सरफेस है, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से, अभी पहले नहीं समझा तो कम से कम आज तो इन सारी चीजों को समझ लो, ठीक है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी एक ग्लास है, जस्ट एक ग्लास जो हम पेपर वगैरह को ढकने के लिए, उड़ने ना पाए पेपर वगैरह, तो हम रखते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास जस्ट एक ग्लास है, ध्यान देना अच्छे से, दो ग्लासेस मैंने ले लिया है, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, मान लो अपने पास ये एक सोर्स है, ठीक है, ये अपने पास एक सोर्स सन समझ लो, ठीक है, ये सन है, ठीक है। यहां से क्या आने वाला है, अपने पास लाइट वगैरह ट्रेवल होके आएगी, ठीक है। तो जब लाइट यहां से आएगी तो अभी ऐसे आ रही है, अभी तक अपने प्लेन को टच नहीं हुआ है, तो लाइट ऐसे आ रही है ना, मतलब देखो लाइट ऐसे आ रही है ना, तो अभी जो अपना सरफेस है इसे हम प्लेन कह सकते हैं, मान लो मैंने इसे कह दिया प्लेन, ठीक है,
प्लेन है अपना, ठीक है। तो जब ये लाइट आ रही है तो ये इस प्लेन में कहीं ना किसी पॉइंट में क्या होगी, टकराएगी, ऐसे कोलाइड होगी, ठीक है। तो कोलाइड होने के बाद अभी हम कौन सा कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, हम रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट गाइस देख रहे हैं, रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट, ओके। तो जब लाइट कोलाइड होगी ना, जहां पर भी कोलाइड होगी, तो अगर लाइट का रिफ्लेक्शन होना होगा ना, तो वो लाइट कुछ इस तरीके से क्या हो जाएगी, इस तरीके से लाइट बाहर चली जाएगी। समझा कि नहीं? तो ये बात ध्यान रखना। तो इसी कंडीशन में यहाँ पे एक चीज होती है, और वो चीज क्या है हम लोग अभी अच्छे से यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। हम लोग जैसे ही लाइट यहाँ पे कोलाइड होती है ना, तो ये जो प्लेन है ना, प्लेन, ये ध्यान रखना अच्छे से, प्लेन को एग्जैक्टली परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। प्लेन को एग्जैक्टली परपेंडिकुलर जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं, इस लाइन का नाम होता है नॉर्मल, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल। ये लाइन का नाम है नॉर्मल, जो कि क्या है, परपेंडिकुलर है किसको, इस प्लेन को। ये जो अपना प्लेन है इसको क्या है, अपनी ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है, इसको हम नॉर्मल कहते हैं। 90 डिग्री का एंगल बनाता है प्लेन के साथ, ठीक है। और ये जो ब्लैक लाइन आ रही है ना, तो ये क्या हो रही थी, देखो, इंसिडेंट एक इंग्लिश वर्ड है जहां पे हम कहीं अपीयर होते हैं। अपीयर होना मतलब इंसिडेंस होना, या किसी के ऊपर पड़ना, गिरना, ऐसा कुछ। तो ये जो ब्लैक लाइट है ये अपने प्लेन के ऊपर क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, इंसिडेंट हो रही है। और बाद में यहां से आने के बाद ये लाइट क्या हो रही है, दूर जा रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, मतलब अंदर नहीं गई, अंदर की तरफ नहीं गई, ये लाइट क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। तो अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट फिर से बनता है। यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट बनता है गाइस, कि ये जो लाइट थी यानी रे थी, अब देखो ये लाइट थी ना, तो स्ट्रेट चल रही कि नहीं चल रही है, तो स्ट्रेट चल रही, तो मैं इसे क्या कहूंगा, रे कहूंगा। क्या कहूंगा, स्ट्रेट लाइन में, तो मैं इसे क्या कहूंगा, इसे मैं रे कहूंगा, ठीक है। तो ये बात को आपको थोड़ा फोकस करना है। तो इसीलिए कौन सी लाइट हो गई ये इंसिडेंट, ये कौन सी रे हो गई, ये इंसिडेंट रे कहलाएगी। कौन सी रे कहलाएगी, ये इंसिडेंट रे। और ये वाली जो लाइट है ये क्या हो गई, ये रिफ्लेक्ट हो रही है, तो इसीलिए मैं इसे कौन सी रे कहूंगा, इसे मैं रिफ्लेक्टेड रे कहूंगा। कौन सी रे कहूंगा गाइस, ये अपनी रिफ्लेक्टेड रे है। अब एंगल की बात आती है, तो एक बात हमेशा याद रख लो अपने दिमाग में, कि एंगल ऑलवेज फॉर्म्स विद, याद रखना अच्छे से, एंगल ऑलवेज फॉर्म्स विद नॉर्मल। ध्यान रखना अच्छे से, विद नॉर्मल, ठीक है। यानी कि लाइट का और नॉर्मल का ही एंगल सिर्फ फॉर्म होता है। कभी भी आप प्लेन के साथ एंगल मत बना देना, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा वो कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये बात थोड़ा सा आपके ब्रेन में अच्छे से रखनी है। तो देखो, तो अब ये लाइट आ रही थी, तो ये नॉर्मल के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा, तो मैं इसे कौन सा एंगल कहूंगा, मैं इसे कहूंगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि कौन सी रे ने एंगल बनाया है नॉर्मल के साथ, इंसिडेंट रे ने, तो इसे मैं क्या कहूंगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये आई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ओके। और दूसरा वाला एंगल है मेरा ये, तो इसे मैं क्या कहूंगा, आर कहूंगा, ठीक है। आप आर कह सकते हो या जो भी कह सकते हो, आपकी मर्जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसे कहूंगा, इसे मैं क्या कहूंगा यहाँ पे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आर मेरा क्या है, आर मेरा हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है गाइस, आप इसे अच्छे से समझ सकते हो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और आई क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो आप इसे समझ सकते हो। तो नाउ यहाँ पे कुछ इस तरीके की कंडीशन बनती है रिफ्लेक्शन में, हमने जो सीखा। अब हम इसी तरीके से सेम बात करेंगे रिफ्रैक्शन में गाइस, इसे समझ लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे भी ध्यान देते हैं। मान लो सपोज अपने पास यहाँ पे ये सन था, ठीक है, ये अपने पास सन है, ठीक है, ये अपने पास सन है, और ये लाइट यहाँ पे अभी क्या करेगा, एमिट करने वाला है। तो यहाँ पे ध्यान देना, अब जब यहां से इस तरीके से कुछ अपनी जो रे है वो आ रही है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। यहाँ पे अपने पास कुछ रे अच्छे से आ रही है, ठीक है, ये रे यहाँ पे अभी इंसिडेंट करेगी, ठीक है। तो अभी ये कौन सी रे हो गई, इतना तो आपको अभी दिमाग में बैठ ही गया है कि ये कौन सी रे है, अपने इंसिडेंट रे है। इस रे को हम क्या कहेंगे, इस रे को हम कहेंगे इंसिडेंस रे, ठीक है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। फिर ये लाइट, अब यहाँ पे रिफ्रैक्शन की कंडीशन है, तो ये बात ध्यान रखो। तो यहां सबसे पहले तो मैं नॉर्मल बना देता हूं भाई, नॉर्मल जो कि अपना प्लेन को, जो ये अपना ये प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन है, तो प्लेन को क्या होता है, ये परपेंडिकुलर रहता है। तो यहाँ पे मैंने प्लेन बना दिया, और ये है अपना क्या, ये अपना नॉर्मल है, ठीक है, इसे अच्छे से याद रखो, ये अपना नॉर्मल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब लाइट जाएगी ना, तो ये क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी, रिफ्रैक्ट, याद रखो अच्छे से, मैं रिफ्रैक्ट बोल रहा हूँ, ना कि रिफ्लेक्ट, ओके। तो यहाँ से लाइट क्या होने वाली है, अभी ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ पे लाइट रिफ्रैक्ट होगी इस तरीके से कुछ, ठीक है। अब आपको नहीं लगता कि ये लाइट हल्का सा बेंड हुई है,
ठीक है, यहाँ पे देखो जरा, ये लाइट को कैसे जाना चाहिए था, ये लाइट को कुछ ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे आई, और ये लाइट को कुछ ऐसे जाना चाहिए था, बट ये लाइट हल्का सा बेंड हुई है टुवर्ड्स दी नॉर्मल। ठीक है, ये लाइट हल्का सा क्या हो गई है, बेंड हुई है, यानी कि टुवर्ड्स दी नॉर्मल ये लाइट बेंड हो गई है। इस चीज को अच्छे से आपको समझ के रखना है। तो एक चीज हमेशा समझो कि जब, अब देखो ये बाहर का जो एरिया है, ये जो बाहर का एरिया है, ये कौन सा एरिया है, ये एयर का एरिया है, और जो अंदर का एरिया है ये कोई मटेरियल है, ग्लास है, यानी डेंसर वाला मीडियम है। डेंसर, डेंसर मतलब जो डेंस होता है, बहुत मतलब हार्ड होता है। और एयर बेचारा कैसा होता है, जिसमें तो हम हाथ भी घुमा सकते हैं, बट ग्लास के अंदर हम हाथ नहीं घुमा सकते, हमारा हाथ जकड़ जाएगा, समझा कि नहीं। तो ये डेंसर मीडियम है। तो डेंसर मीडियम याद रखो अच्छे से, जब कभी भी लाइट रेयरर मीडियम या फिर एयर मीडियम, एयर मीडियम को ही हम क्या कहते हैं, रेयरर मीडियम कहते हैं। ठीक है, तो जब कभी भी लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो लाइट रिफ्रैक्ट होके बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, ये बात ध्यान रखो अच्छे से। ठीक है, और जब यहाँ पे, अब देखो लाइट यहाँ पे आ गई, मतलब देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे लाइट आ चुकी है, अब मैं यहाँ पे वापस से एक नॉर्मल बना सकता हूँ इस तरीके से, बिकॉज ये भी तो प्लेन है, तो यहाँ पे वापस से 90 डिग्री का, देखो यहाँ पे नॉर्मल बन गया 90 डिग्री का। ठीक है, ये बात ध्यान रखो। तो अब यहाँ से भी लाइट इस तरीके से कुछ जाएगी, अब ये लाइट देखो कुछ ऐसा जाना चाहिए था, बट लाइट ऐसे नहीं जाएगी, लाइट क्या होगी, हल्का सा इस तरह से जाएगी, समझा कि नहीं। तो यहाँ पर भी फिर से एक कॉन्सेप्ट आता है कि ये कौन सा मीडियम था, ये एयर मीडियम है और अंदर वाला डेंसर मीडियम है। तो जब कभी भी लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तो लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, समझा कि नहीं। तो ये बात आपको थोड़ा सा याद रखनी है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि इन दी केस ऑफ रिफ्रैक्शन जो मीडियम है, मीडियम यहाँ पे हमने सीखा क्या, जो कंक्लूजन है जो कि हमें वेव ऑप्टिक्स के लिए अप्लाई करना है, तो हमने यहाँ पे ये सीखा कि इन द केस ऑफ रिफ्रैक्शन मीडियम इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट इन द केस ऑफ रिफ्लेक्शन भाई लाइट को रिफ्लेक्ट ही होना है तो सीधे आएगी और रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, और एक चीज और कॉन्सेप्चुअल पॉइंट कि अगर लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है तो इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये बात ध्यान रखो अच्छे से। बट नाउ अभी हम रिफ्रैक्शन के केस में पहले एंगल बना लेते हैं। तो पहला एंगल देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ ऐसे बनेगा, बिकॉज हमेशा लाइट और नॉर्मल के बीच में ही एंगल बनता है, कभी प्लेन के बीच में एंगल मत बना देना, प्लेन एंड लाइट के बीच में, हमेशा लाइट और नॉर्मल के बीच में ही एंगल बनता है। ठीक है, तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और लाइट यहाँ पे कुछ इस तरीके से अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट हुई है ना, तो यहाँ पर भी कुछ एंगल बनेगा, तो इसे हम लोग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे। आर से ही फिलहाल दिखा रहे हैं हम, क्योंकि रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन एक ही बात है, मतलब एक ही जैसा दिखता है, आर जैसा, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन आर से ही हम दिखा रहे हैं। ठीक है, और लाइट यहाँ पे जो हो रही है बाहर की तरफ निकल रही है, तो ठीक है, यहाँ पे इमर्ज हो रही है। इमर्ज मतलब क्या होता है, बाहर निकल जाना। ठीक है, इमर्ज मतलब होता है बाहर निकल जाना, यानी हम इसे ई से दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा मैं उसे एंगल ऑफ इमरजेंस भी कह सकता हूँ, इमरजेंस। ठीक है, एंगल ऑफ इमरजेंस ऐसा कह सकता हूं ना। ठीक है, क्योंकि लाइट इमर्ज हो रही है और इमर्ज होने के टाइम पे उसने कितना एंगल बनाया, तो इसे मैं क्या कहूंगा, एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे एंगल फॉर्म होता है। तो ये बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। तो चलो गाइज, आपका यहाँ पे टोटल कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका है। अब हम लोग बढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स चैप्टर नंबर 7 की तरफ। ठीक है, तो ये जो मैंने अभी आपको बताया है ना, जब आप अपना इंट्रोडक्शन पढ़ोगे ना गाइस, तो आप लोगों को ऑलरेडी समझेगा कि जो जो आपने यहाँ पे बताया है वही वही यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, और अब आपको बहुत अच्छे से सारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, समझ जाएगा। ठीक है, तो चलो क्यों ना हम अभी यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो बेसिकली अब हमको पढ़ना है वेव ऑप्टिक्स को, और ऑप्टिक्स में कितनी चीजें मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया है कि वेव ऑप्टिक्स एंड रे ऑप्टिक्स। गाइज आप लोगों को ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ये नोट्स नहीं मिलेंगी, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे ही आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो पहला फटाक से, और आप इसका भी फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये लिखा हुआ बाद में डिलीट हो जाता है, तो मैं इसका नोट्स कहीं भी टेलीग्राम वगैरह में नहीं दे पाता हूँ। ओनली जो ये वाले मटेरियल है ऐसा नोट्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, डोंट वरी। तो नाउ यहाँ पे वेव ऑप्टिक्स जो है, ठीक है, तो अब इसको हमको पढ़ना है। तो नाउ इंट्रोडक्शन में हमको यहाँ पे ध्यान देना है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, अब बहुत मजा आएगा क्योंकि चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो पूरा चैप्टर समझ में आने वाला है। तो जब आप इंट्रोडक्शन पढ़ोगे तो वहां से आपको पता चलेगा कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स थ्रू स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये बात ध्यान रखो। ऑकर, और देखो जो लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है तो वो कहाँ ट्रेवल करेगी, वो एक मीडियम में ट्रेवल करेगी, और कौन से मीडियम में, होमोजीनियस मीडियम में। तो बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होगा कि भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोजीनियस मीडियम। तो होमोजीनियस मीडियम में एक बात याद रखो,
मान लो यहाँ पे देखो, पहले सुन लो, यहाँ पे सारी चीजें क्या होती हैं, यूनिफॉर्म होती हैं, ये बात ध्यान रखो। और इसका मतलब ये है कि मान लो ये सपोज एक कोई भी चीज है, कोई भी मटेरियल है, जिसके अंदर कोई भी चीज हो, चाहे वो उसका वॉल्यूम हो, टेम्परेचर हो, प्रेशर हो, कुछ भी रहने दो इसके अंदर, वो सभी का सभी यहाँ पे क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, सबका सब कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा। तो ऐसे वाले मीडियम को हम होमोजीनियस मीडियम कहते हैं। तो जब कभी भी कोई भी लाइट होमोजीनियस मीडियम में ट्रेवल करती है, ऐसे जहां पे वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर सब फिक्स हो, तो ऐसे मीडियम में जब कोई भी लाइट अपनी ट्रेवल करती है तो वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, यानी कि सीधा चलेगी, ऐसा कुछ, यानी कि यहाँ पे रे वगैरह फॉर्म करेगी लाइट। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और यहाँ पे लाइट की मैंने डेफिनेशन देके रखी है, वैसे भी मैंने पहले ही दे भी दिया है कि लाइट भाई एग्जैक्टली क्या होती है। यहाँ पे देख लो आप, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट रिक्वायर्स मीडियम टू ट्रेवल। तो ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया है, बट फिर भी आप यहां से देख सकते हो कि लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद अ वेवलेंथ। अब लाइट भाई वेव के फॉर्म में है अगर, तो वेवलेंथ भी रहेगा ना, तो वेवलेंथ विच कैन बी डिटेक्टेड बाय और नॉट डिटेक्टेड बाय ह्यूमन आई। मतलब कभी कभी लाइट को हम देख भी सकते हैं और नहीं भी देख सकते हैं, बट इसको, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है और ये एक एनर्जी का फॉर्म है, और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। ये बात ध्यान रखना। अब अगर यहाँ पे बहुत सारे लोगों को वेवलेंथ नहीं पता होगा भाई, तो हम लोग ना अच्छे से नेक्स्ट वाले लेक्चर में ना इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगले लेक्चर में हम लोग पूरा अच्छे से जो इंटरफेरेंस है, फिर उसका पोलराइजेशन प्रोसेस है, तो ये सारी चीजों को हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं। सो हम वैसे भी देखेंगे ये बाद में। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रे। तो एक बात ध्यान रखो, पाथ ऑन विच, एक ऐसा पाथ जिसमें लाइट ट्रेवल करती है, और लाइट अगर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन की बात चल रही है तो लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी। तो ये जो यहाँ पे लाइट के पार्टिकल ऐसे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं ना, इसी को हम क्या कहते हैं, पाथ कहते हैं। और जो पाथ होती है किसी भी लाइट की, वो क्या होती है, उसे ही हम रे कहते हैं। तो ये बात आपको अच्छे से समझ के रखनी है, यानी रे मींस स्ट्रेट लाइन यार। ठीक है, ये बात ध्यान रखो। चलो, दूसरी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट ये है कि लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड और कैन बी रिफ्रैक्टेड। तो मैंने दोनों कंडीशन यहाँ पे अच्छे से आपको बताया है ऑलरेडी। अब बस आपकी बुक में इतना ही यूज करके दिया है कि लाइट रिफ्लेक्ट हो सकती है दोनों। ठीक है, और इसी की वजह से इसका डायरेक्शन या जो पाथ है चलने का, देखो ना अब यहाँ पे कैसे लाइट यहाँ से सीधा जा रही थी, इसको सीधा जाना चाहिए था ना, मतलब इस लाइट को ऐसा जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं गई। ये लाइट यहाँ से क्या हो गई, इसके डायरेक्शन को चेंज कर दिया। ठीक है, तो लाइट की यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो सकती है, या तो लाइट कभी रिफ्लेक्ट हो सकती है और कभी न कभी लाइट रिफ्रैक्ट भी हो सकती है। तो लाइट दोनों कर सकती है, ये बात अच्छे से आपको याद रखना है। ठीक है, तो बस यहाँ पे इतना ही दिया है मैंने आपको, अच्छे से यहाँ पे अच्छे से सारी तरीके बता दिए कि किस तरीके से लाइट कैसे क्या होती है। तो अब तो आपको बहुत आसानी से सब चीज समझ गई होगी। नाउ अगर मान लो लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है, आपकी इंट्रोडक्शन में ही ये दे के रखा है, ठीक है, ध्यान से पढ़ना बस। तो अगर मान लो रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो आपकी टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली यूज किया है वर्ड को, लाइक इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर इन दी सेम प्लेन, ये बोल के रखा है इन दी केस ऑफ रिफ्लेक्शन। तो चलो अब यहां से समझते हैं। तो देखो यहां से जो ये इंसिडेंट रे है एंड ये नॉर्मल जो है एंड ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये एक ही प्लेन में है ना, ऊपर वाले। इन दी केस ऑफ रिफ्लेक्शन में ऊपर के एक ही प्लेन में है कि नहीं है, तो ये बात ध्यान रखो। रिफ्लेक्शन के केस में यहाँ पे सारी चीजें, चाहे इंसिडेंट रे हो, चाहे नॉर्मल हो, चाहे ये दूसरा अपना रिफ्लेक्टेड लाइट हो यानी कि रिफ्लेक्टेड रे हो, ये सभी की सभी सिंगल एक ही प्लेन में है। तो ये पहला कॉन्सेप्ट क्लियर। देखो ये होता है अगर आपको बेसिक पता है। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी आई और आर सेम। देखो मैंने भी आपको ये ऑलरेडी बता के रखा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो ये बनेगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलरेडी सेम होता है इन द केस ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो ये समझ के रखना है। नाउ इन द केस ऑफ रिफ्लेक्शन की अगर बात करूं तो आपके टेक्स्ट बुक में भी देखो क्या देके रखा है, लाइट जो होती है हमेशा रिफ्लेक्शन के केस में एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। तो हमने ने जो देखा था अभी, वो क्या देखा था कि एयर से अपनी लाइट कहां पे जा रही है, डेंसर मीडियम में। कोई भी ग्लास हो सकता है, ठीक है, कहीं भी। तो ये डेंसर एयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है। और ऑलवेज रिमेंबर दैट कि जो एयर वाला मीडियम होता है इसे हम रेयरर मीडियम भी कहते हैं। कौन सा मीडियम कहते हैं, रेयरर मीडियम। और ये बात ध्यान रखो कि लाइट को अगर चलना है, ट्रेवल करना है, तो मीडियम की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। विदाउट मीडियम लाइट चल नहीं सकता। बट ऐसा नहीं है, कभी कभी लाइट वैक्यूम में भी चलती है। ओके, सो वैक्यूम भी नॉर्मली मीडियम का ही काम करता है। आपको यहाँ पे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो एक ऐसा मीडियम है जहां गैस भी नहीं है,
खत्म कहानी। तो वो भी एक अपना क्या है, मीडियम है। तो ओके, तो ये चीज को अच्छे से समझ के रखना। तो रिफ्रैक्शन के केस में हमेशा एयर मीडियम से लाइट डेंसर मीडियम में जाती है, ये पॉइंट अच्छे से समझ के रखो। नेक्स्ट कंडीशन बताता हूं, हमेशा रिफ्रैक्शन के केस में इंसिडेंट रे हो या फिर रिफ्रैक्टेड रे हो या फिर नॉर्मल हो, ये सभी के सभी ये भी क्या होते हैं, एक ही सिंगल प्लेन में काम करते हैं। तो यहाँ पे जरा ध्यान देना अच्छे से, ये जो अपना ये पूरा प्लेन है, ये देखो यहाँ पे ये पूरा का पूरा अपना क्या है, ये पूरा का पूरा ये जो अपना प्लेन है, ठीक है, ये बात ध्यान रखो। इस पूरे आप देखो, इसको भी प्लेन कह सकते हो, अपना प्लेन ही है ना यार, ये भी समझा कि नहीं, एक ही मटेरियल का ये पूरा प्लेन है, ठीक है। तो ये भी सारे के सारे सेम सिमिलर प्लेन में काम करते हैं। दूसरी बात, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो रहेगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे समझो अच्छे से, एंगल ऑफ इंसिडेंस मींस I और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो यहाँ पे देख के रखा है R, ये जो रहने वाला ना यहाँ पे सीधा ऐसा रिफ्लेक्शन की जैसे सेम नहीं होगा। यहाँ पे कैसे सेम रहेगा, यहाँ पे हम लोग स्नेल्स लॉ का इस्तेमाल करते हैं। हमने देखा था ना स्नेल्स लॉ क्या होता है, स्नेल्स लॉ के बारे में पढ़ा था। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है कि साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको समझना है, N1 अपॉन N2। अब देखो ये होता है स्नेल्स लॉ, ठीक है। और इसके थ्रू अपना जो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है यानी I और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्रैक्शन की बात चल रही है ना, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे R कहलाएगा। तो ये जो रहेगा ना, ये कुछ इस तरह से रिलेट कर सकते हो इन दी फॉर्म ऑफ साइन, ठीक है। साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके फॉर्म में आप लोग इसे क्या कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो, और इसी कंडीशन को हम स्नेल्स लॉ कहते हैं। बट आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा भाई कि ये N1 एंड N2 क्या है, तो ये क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। बट बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो ये अच्छे से हम लोग को समझना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम N से दिखाते हैं, ये बात ध्यान रखो। और ये 10th में भी था तो तुम लोगों को नहीं समझा होगा। तो अब यहाँ पे समझना, यहाँ से जर्नी स्टार्ट होगी अपने वेव ऑप्टिक्स चैप्टर की, ठीक है, ध्यान दो। तो मान लो ये एक मीडियम है, ठीक है, यहाँ से अभी देखो इसके अंदर लाइट आएगी, देखो यहाँ पे पूरा क्या है, एयर है, ठीक है, ये बात ध्यान रखो, एयर यानी कि यहाँ पे बहुत कम कम पार्टिकल है, इमेजिन करना। हाँ, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत ज्यादा इस तरीके से अपना पार्टिकल रहेगी, इसलिए तो हम इसे डेंस कहते हैं। डेंस मतलब एकदम चिपक चिपक के, ठीक है, ये डेंस हो गया। और यहाँ पे जो एयर के पार्टिकल होंगे वो कैसे भी दूर दूर रहते हैं, ठीक है। तो जब अच्छे से समझना, जब यहाँ पे इस तरीके से कुछ लाइट आएगी, ठीक है, ऐसी कुछ जब यहाँ से लाइट आएगी तो इसे एयर में चलने में कोई प्रॉब्लम होगी क्या, नहीं। बट जब ये डेंसर मीडियम के अंदर इंटर करेगी तो ये लाइट क्या हो जाएगी, इसकी स्पीड हल्का हल्का स्लो हो जाएगी और लाइट फिर यहाँ पे कुछ इस तरीके से चलेगी, ठीक है। मतलब देखो ध्यान देना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है किसी भी मीडियम का, कि कोई एक इतना नंबर, ठीक है, एक ऐसी वैल्यू 1 2 3 ऐसा कोई भी एक वैल्यू, एक ऐसा नंबर जो कि किसी भी मीडियम का, जो कि किसी भी लाइट को चलने से उसके स्पीड को स्लो कर देता हो। यानी कि देखो यहाँ पे एयर का ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा कि डेंसर मीडियम का, तो यहाँ पे डेंसर मीडियम ज्यादा लाइट को स्लो कर देती है। लाइट को एयर ज्यादा स्लो करेगी कि डेंसर मीडियम, यहाँ पे डेंसर मीडियम अपना जो पार्टिकल है ये लाइट को ज्यादा स्लो करेगा। तो यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो यहाँ पे डेंसर मीडियम का ज्यादा रहेगा और एयर का बहुत कम रहेगा। तो यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है कि एक ऐसा इंडेक्स, इंडेक्स मींस यार जस्ट नंबर होता है, आपने सुना भी होगा ऐसा इंडेक्स निकला, वैसा एनालिसिस के लिए इंडेक्स निकला, गवर्नमेंट भी बहुत सारे इंडेक्स निकालती रहती है, ठीक है। तो इंडेक्स जस्ट एक नंबर काउंटिंग के लिए होता है। तो एक ऐसा नंबर जो रिप्रेजेंट करता है, ये कोई चीज नहीं है, कोई डेफिनेशन नहीं है ये, ठीक है, ये बात ध्यान रखो। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि जब लाइट रिफ्रैक्ट होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो वो सामने वाला जो मीडियम है, चाहे वो एयर हो चाहे वो डेंसर मीडियम हो, सामने वाला मीडियम कितने नंबर से, कितने अमाउंट से इस लाइट की स्पीड को स्लो कर देता है, समझा कि नहीं। तो ये होता है वो एक इंडेक्स। मान लो ये डेंसर मीडियम 4 की स्पीड से इसे स्लो कर देता है, मतलब वैल्यू बाय 4 से इसे स्लो कर देता है, और एयर इसे ओनली 2 से स्लो करता है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 हो जाएगा और यहाँ पे डेंसर मीडियम का 4 हो जाएगा। अगर रियल बात करूं तो जो वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, ठीक है, स्पीड ऑफ जो लाइट होती है वैक्यूम में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 रहता है, मतलब 1 अमाउंट से लाइट क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। मतलब जितनी लाइट रहेगी, मान लो लाइट की स्पीड यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से 10⁸ है, ठीक है, इतनी लाइट की स्पीड है, तो अगर ये वैक्यूम में ट्रेवल करेगी तो डिवाइड कर दो 1 से,
इतनी कम हो जाएगी। जब भाई डिवाइड करोगे 1 से तो ये उतनी की उतनी ही रहेगी ना, क्योंकि 1 से डिवाइड करने में कुछ नहीं होता, यानी कि लाइट वैक्यूम में उतना ही चलती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर यही लाइट को मैं किसी मीडियम में चलाऊं, ठीक है, मान लो किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4 है, तो डिवाइड बाय 4 कर दो तो उसका मतलब इतना कम हो जाएगी, मतलब कि एयर में इतना चल रही थी और उस मीडियम में जाने के बाद 4 गुना कम हो गया उसका स्पीड। समझा कि नहीं? तो ये ऐसे कुछ शो करता है, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एक मीडियम से दूसरे मीडियम का, ठीक है। ये बात अच्छे से आपको समझ के रखनी है। तो ये बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यार, ये हमने 10th में सीखा था, ठीक है। फिर ऐसे ही हमने बहुत सारी चीजें, स्नेल्स लॉ हमने 10th में सीखा था, रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है। फिर ऐसे यहाँ पे लाइट क्या होती है, ये सब हमने 10th में सीखा था, लेंसेस है, ये सारी चीजें हमने सब 10th में सीखी थी। तो इस तरीके से आपको सारी चीजें याद रखनी है। नाउ गाइज, अब यहां से हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ लाइट के बारे में। ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नेचर ऑफ लाइट। एग्जैक्टली लाइट का नेचर कैसे होता है, लाइट का बिहेवियर कैसा है, लाइट कैसे होता है, तो इसके लिए ना 3 से 4 थियरीज दी गई हैं, ठीक है। हम आज यहाँ पे कुछ थियरीज का हेल्प मतलब करेंगे, और बहुत सारी स्टोरी है, मतलब स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं। बहुत सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट फेल हुए हैं, और इतनी चीजें ना न्यूटन तक यहाँ पे फेल हो गए हैं, ठीक है। मतलब देखो, न्यूटन एक ऐसे साइंटिस्ट है ना बाबा, यहाँ पे समझो, न्यूटन बाबा की जय समझो। मतलब न्यूटन क्या है ना, ये पहली बात तो मैथमेटिक्स में बच्चों का दिमाग खा गए, फिर उसके बाद ये साउंड में भी अपना जो भी इनके पास ब्रेन था अपना वहां पे बीच में आडंगा लगा दिए, फिर उसके बाद ये लाइट में भी अपनी प्रॉपर्टियां देके चले गए। फिर उसके बाद तीसरी बात, ये थर्मल कंडीशन यानी थर्मिसिटी, आपने सुना होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, तो वहां पर भी इन्होंने अपना मतलब पूरा बच्चों की वाट लगा दी। फिर मतलब हर जगह यार, ऐसा कौन सा फील्ड है जहां न्यूटन ने अपना हाथ ना लगाया हो, ठीक है। मतलब न्यूटन बाबा की जय समझो, ये हर जगह है। बट जब ये लाइट के केस में आते हैं, लाइट के केस में, तो ये फेल हो जाते हैं। बट एक ऐसी चीज देके जाती है जो कि आइंस्टाइन जैसे साइंटिस्ट लोग जो थे, ये लोग ने बड़ी बड़ी थियरी दे दी है, मतलब बहुत बड़े बड़े थियरी, लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, बहुत सारी चीजें इन्होंने प्रोवाइड कर दिया जस्ट न्यूटन के उस थियरी की वजह से। भले न्यूटन अपनी थियरी में फेल हो गए हो, बट जितनी चीजें उन्होंने बताई ना, उस चीज का इस्तेमाल करके आइंस्टाइन जैसे साइंटिस्ट लोग ने बहुत चीजें आपने मतलब यहाँ पे बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस कर दी, डेवलप कर दी। बताऊंगा क्या क्या उन्होंने किया, बताऊंगा, डोंट वरी। बट अभी समझते हैं थोड़ा सा यहाँ पे चीजें कि भाई एग्जैक्टली न्यूटन ने क्या बताया, ठीक है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट स्टार्टिंग में क्या समझते थे कि जो शैडो फॉर्म होता है ना, शैडो, वो किसी भी मिरर से या फिर किसी भी लेंस से, वो कैसा होता है, देखो मान लो कोई भी, अगर ये सपोज एक इंसान है, ठीक है, ये एक इंसान है, ठीक है, और अगर मान लो यहां से कोई भी लाइट जा रही है, तो इसी सेम इंसान का एकदम एग्जैक्टली क्या फॉर्म होगा यहाँ पे, इस तरीके से, कुछ इस तरीके से इसका एक अलग यहाँ पे शेडो फॉर्म होगा। समझा कि नहीं? तो ये जो शेडो फॉर्म होता है ना, तो जब यहाँ से लाइट जाती है, ठीक है, ये ध्यान रखो अच्छे से, ये लाइट क्या करती है, एग्जैक्टली लीनियर वे में जाती है, और यहाँ पे उसका एग्जैक्टली सेम तरीके से यहाँ पे क्या करती है, शेडो फॉर्म करती है, सेम तरीके से यहाँ पे शेडो फॉर्म करती है। तो कहने का मतलब ये है, अगर लाइट टेढ़ी मेढ़ी आती तो ये शेडो भी टेढ़ा मेढ़ा बनता, ठीक है। बट अगर लाइट सीधा आती है ना, अगर किसी मिरर वगैरह से लाइट हमेशा सीधा ही आती है, किसी भी लेंस से, ठीक है, तो अगर लाइट सीधी आती तो वो लाइट, वो जो मोशन होगा किसी भी अपने शेडो का, वो कैसा रहेगा, लीनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन रहेगा, मतलब स्ट्रेट मोशन यार, सिंपल सा, ठीक है। और कोई भी चीज अगर लीनियर मोशन में चलती है तो विदाउट पार्टिकल वो चीज नहीं चल सकता है, मतलब उसके पास छोटे छोटे पार्टिकल होना ही चाहिए। तो बस यही पॉइंट यहां से न्यूटन के दिमाग में खलने लगा और उन्होंने एक थियरी दे दी। उस थियरी का नाम है कॉर्पस्कुलर थियरी, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, कॉर्पस्कुलर थियरी। ये किस वर्ड से बना है, न्यूटन भी बहुत अजीब ही तरीके के साइंटिस्ट थे, वो किसी भी चीज को सीधे ढंग से बोलते ही नहीं थे। तो कॉर्पस्कुलर जो थियरी होती है, ये सिंपल सा, इसकी जगह में कॉर्पसल भी तो यूज कर सकते थे, या फिर ये सिंपल सा पार्टिकल वर्ड भी तो यूज कर सकते थे यार, ठीक है। बट इन्होंने कॉर्पसल यूज किया, मतलब पार्टिकल की जगह में इन्होंने कॉर्पसल वर्ड यूज किया, और इसी थियरी को कॉर्पस्कुलर थियरी या कॉर्पस्कुलर नेचर भी कहा जाता है, ठीक है। तो जबकि कॉर्पसल का मतलब यार पार्टिकल होता है, जस्ट पार्टिकल नेचर ऐसा कह सकते हो आप लोग, ठीक है, पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट ऐसा कह सकते हो। बट इन्होंने इसको कॉर्पसल नाम दिया, तो क्या कर सकते हो अभी, तो समझो ना, बस कोई बड़ी बात नहीं है। कॉर्पसल का मतलब होता है पार्टिकल, और उसकी थियरी को कॉर्पस्कुलर थियरी कहते हैं, सिंपल सा है। तो यही यहाँ पे अभी दिमाग में फाइट आपको ऐसे से फाइंड करना है कि आर डेस्कार्टिस नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने बोला इसी चीज को देख के कि जो शेडो बनता है वो एकदम लीनियर तरीके से बनता है, और लीनियर में तभी कोई चीज हो सकती है जब उसके अंदर पार्टिकल होता है। तो यानी कि अगर किसी भी वेव के अंदर पार्टिकल है
तो यहाँ पे आर डिस्कार्टिस ने क्या किया, इन्होंने एक थ्योरी प्रपोज की और उस थ्योरी का नाम दे दिया कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, यानी कि जो लाइट है वो विदाउट पार्टिकल से मूव नहीं कर सकता। मतलब लाइट के पास भाई पार्टिकल होते हैं, ये तो फिक्स है, लाइट के पास पार्टिकल्स होते हैं, ऐसा आर डिस्कार्टिस ने कह दिया। ठीक है, ये बात ध्यान रखो अच्छे से। मतलब इन्होंने बोला कि जो लाइट ट्रेवल करती है अपनी, उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और वही पार्टिकल क्या करते हैं, मूव करते हैं, और जिसकी वजह से अपनी लाइट भी ट्रेवल करती है। बस इतना कहा इन्होंने, ये कुछ नहीं कहा कि लाइट वाइब्रेट करता है तो फिर आगे चल के वेव भी बन सकता है, ऐसा इन्होंने कुछ नहीं कहा। ओनली इतना बोला कि उस टाइम पे अपने जमाने में, ठीक है, इन्होंने बोला कि जो लाइट है ये ओनली पार्टिकल से चलती है। ये बात ध्यान रखो, मतलब लाइट के अंदर पार्टिकल्स होते हैं और इन दी फॉर्म ऑफ फोटोन। ठीक है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। आगे चल के इसी का आइंस्टाइन हेल्प लेते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। ठीक है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। चलो, तो एक बात तो फिक्स हो गई। तो जैसे ही न्यूटन को पता चला ना कि आर डेस्कार्टिस ने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है कि पार्टिकल्स जो है नेचर ऑफ लाइट, जो लाइट है उसका नेचर पार्टिकल के फॉर्म में है, यानी कि जो लाइट है वो पार्टिकल्स के फॉर्म में चलती है, तो न्यूटन तुरंत ही कूद पड़े लाइट की थियरी में। और उन्होंने क्या किया, एक बहुत ही अच्छा सा थियरी बना डाली कि जो लाइट है, उन्होंने सीधा बोल दिया ऐसा प्रूफ करके कि लाइट इज अ मेड अप ऑफ पार्टिकल। देखो सीधा आर डेस्कार्टिस ने क्या बोला था कि लाइट पार्टिकल की हेल्प से भाई चलता है, लेकिन न्यूटन ने तो सीधा बोल दिया कि लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। लाइट जो है वो खुद ही पार्टिकल से बनती है, और उस पार्टिकल को उन्होंने अपनी लैंग्वेज में कॉर्पसल्स कहा। कॉर्पसल्स याद रखो अच्छे से। तो ये पार्टिकल के फॉर्म में चलती है, और वो जो पार्टिकल होता है वो पार्टिकल बहुत हार्ड होता है, इलास्टिक होता है और मास लेस होता है। यानी कि जिस पार्टिकल का कोई ना तो वजन है और ना ही ज्यादा, मतलब उसका मतलब हार्ड बहुत ज्यादा रहेगा और वो इलास्टिक भी रहेगा और उसको कोई वजन नहीं रहने वाला है। तो ऐसे पार्टिकल के बारे में जिक्र किया किसने, न्यूटन ने। ठीक है, ध्यान देना अच्छे से, न्यूटन ने ऐसा कहा। और न्यूटन ने एक और थियरी दी, ये बात ध्यान रखना, मतलब वो जो एयर से डेंसर मीडियम में हम चलते हैं ना, तो उसकी भी न्यूटन ने एक थियरी बताई। उन्होंने क्या बताया, ध्यान देना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंटली। न्यूटन ने बोला कि जो कॉर्पसल्स होते हैं ना, जो कॉर्पसल्स है, अभी देखो भाई इलास्टिक इन नेचर होते हैं। इलास्टिक का मतलब क्या है कि मतलब जस्ट आप रबर जैसा यार उन्हें प्रेस वगैरह कर सकते हो। ठीक है, ऐसा इलास्टिक होते हैं। तो यानी कि अगर कॉर्पसल्स, यानी कि जैसे अभी देखो हमने देखा था कि प्लेन थी और उसमें से लाइट आ रही थी। ठीक है, तो यानी कि इसके अंदर क्या रहेंगे, अभी अकॉर्डिंग टू न्यूटन इसके अंदर कॉर्पसल्स है। अब ये कॉर्पसल्स जब मूव करेंगे और किसी भी इंसिडेंट प्लेन में क्या करेंगे, ये कोलाइड करेंगे। ठीक है, या फिर स्ट्राइक करेंगे, तो क्या होगा, वो सरफेस में अगर किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस में कोलाइड करते हैं तो उनमें उनके अंदर इलास्टिक कोलिजन होगा। क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन। जस्ट यहाँ पे आपको इमेजिन करना है कि मान लो ये आपका प्लेन है और यहाँ से लाइट कुछ ऐसे आ रही है। ठीक है, तो ये जब आएगी ना तो यहाँ पे क्या करेगी, ये इस तरीके से कुछ इलास्टिक कोलिजन करेगी। ये लाइट आई, ठीक है, और यहाँ पे ये लाइट भी, फिर यहाँ पे ये लाइट भी, ये लाइट भी, ऐसे करके कोलाइड करके और आगे निकल जाएंगे सारी लाइट। यानी कि इलास्टिक कोलिजन करने वाले हैं यहाँ पे लाइट। ठीक है, तो ये न्यूटन ने बताया। न्यूटन ने एक बात और बताई कि जितने भी पार्टिकल होते हैं, जो भी मतलब ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन की बात करूंगा, रिफ्लेक्शन के टाइम पे तो उन्होंने कह दिया कि जो लाइट होती है वो क्या करते हैं, जस्ट यहाँ पे कोलिजन करती हैं। ठीक है, जो लाइट होती है ये क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं एक दूसरे से। बट व्हाट इन द केस ऑफ रिफ्रैक्शन, तो इन्होंने सीधा सा कह दिया कि जो लाइट है वो डिपेंड होती है अट्रैक्टिव फोर्स के ऊपर। अब अट्रैक्टिव फोर्स क्या है, तो देखो जब पार्टिकल है ऐसे आया और ये दूसरी लाइट आ रही है, तो भाई यहाँ पे जो प्लेन है, तो प्लेन का भी तो कुछ कुछ पार्टिकल्स रहेंगे, कोई भी मटेरियल हो सकता है, कोई भी स्टेट हो सकता है पार्टिकल अपना यहाँ पे प्लेन का, सॉलिड लिक्विड गैस। ठीक है, तो कोई भी यहाँ पे पार्टिकल हो सकता है, और ये लाइट के पास भी पार्टिकल होते हैं। तो पार्टिकल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ऐसा न्यूटन ने बताया। अब ध्यान देना न्यूटन ने क्या गलत कर रहे हैं, यही चीज समझना, जबकि ऐसा नहीं होता है, मतलब रॉन्ग है ये। ठीक है, बट समझना अच्छे से, न्यूटन ने यही बोला। न्यूटन ने बोला कि पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन होता है, और ये तो ठीक है, चलो भाई अट्रैक्शन तो होता है, ठीक है, चाहे छोटे अमाउंट में रहे चाहे ज्यादा अमाउंट में रहे, तो अट्रैक्शन होता है। और इसी की वजह से उन्होंने कहा कि कभी भी जो लाइट होती है वो डेंसर मीडियम में ज्यादा अट्रैक्ट होगी, क्योंकि अंदर ज्यादा पार्टिकल रहेंगे, और जब अंदर ज्यादा पार्टिकल हैं तो वो अपनी लाइट को ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। यानी कि डेंसर मीडियम में पार्टिकल का जो यहाँ पे लाइट है वो लाइट ज्यादा एक्सिलरेट होगी, यानी कि लाइट अपनी बहुत फास्ट घूमेगी। जब भाई हर एक पार्टिकल लाइट को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा तो लाइट बहुत फास्ट चलने लगेगी ना, क्योंकि सब उसको मांग रहे हैं, तो लाइट बहुत फटाफट आगे भागेगी। इमेजिन करना है आपको इस चीज को। ठीक है, तो लाइट फटाफट आगे ऐसे ट्रेवल करेगी, यानी कि लाइट हमेशा जो डेंसर मीडियम में होती है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से, वो ज्यादा एक्सिलरेट होती है।
और ये कहने का मतलब ये हुआ कि जो लाइट है उसकी स्पीड डेंसर मीडियम में ज्यादा रहेगी, ठीक है, जो कि ये बात टोटली रॉन्ग है। ऐसा कभी भी नहीं होता है। लाइट हमेशा डेंसर मीडियम में क्या होती है, हमेशा डेंसर मीडियम में लाइट स्लो हो जाती है, उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, और फिर रेयरर मीडियम में जाएगी तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट कि यहीं पे न्यूटन बाबा अपने फेल हो जाते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और बाकी न्यूटन की तो हर जगह थियरी मतलब बेस्ट है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है भाई। डेंसर मीडियम में लाइट की जो स्पीड है वो बहुत कम रहती है, मतलब कम हो जाती है, बिकॉज जो पार्टिकल्स हैं इनका भाई कुछ ना कुछ तो भाई मास रहेगा ही रहेगा। ऐसा नहीं होता कि पार्टिकल कुछ ना कुछ मास नहीं रहेगा और ये दूसरे पार्टिकल से कोलाइड होते हैं और इनकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है रियल में। बट इन्होंने अट्रैक्टिव फोर्स का कुछ डेफिनेशन बताया और उसकी वजह से इन्होंने बोला कि जो पार्टिकल होंगे वो लाइट को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे और जिसकी वजह से जो अपना पार्टिकल होगा वो एक्सीलरेट होगा और ज्यादा फास्ट मूव करेगा। और इसी चक्कर में उनकी जो थियरी है यहाँ पे जो कुछ लाइंस है ये रॉन्ग हो जाती हैं। तो यानी कि जो पार्टिकल होता है वो डेंसर मीडियम में फास्ट मूव करता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन और रेयरर मीडियम में लेस मूव करता है, जबकि ये लाइन टोटली रॉन्ग है। ऐसा नहीं होता है, हमेशा डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड कम होती है और रेयरर मीडियम में ज्यादा होती है। आगे चल के बहुत सारे साइंटिस्टों ने इस चीज के बारे में थोड़ा सा कॉन्फ़िगर किया, ओके। बट फाइनली एक चीज तो न्यूटन ने बता दी कि जो लाइट है इट इज अ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड पार्टिकल्स ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, दैट इज दे फॉर्म द रेज, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं तो वो रे के फॉर्म में चलते हैं, ठीक है। यानी कि अभी जो लाइट है अपनी लाइट है अगर वो पार्टिकल की हेल्प से चल रही है और ठीक है पार्टिकल स्ट्रेट ऐसे चलते हैं वे मतलब रे के फॉर्म में, ठीक है। तो यानी कि उससे जो भी ऑप्टिक्स की थियरीज निकलती हैं उन्हें हम रे ऑप्टिक्स कहते हैं, ठीक है। यानी कि द स्टडी ऑफ ऑप्टिकल्स phenomena under the assumption that it travels in a straight line, it travels in a which line, straight line, that is ray। straight line मतलब क्या होता है, रे के फॉर्म में चल रहे हो, ठीक है। तो हम ऐसी वाली स्टडी को ऑलवेज रिमेंबर कि हम इसे रे ऑप्टिक्स कहते हैं। ऐसी स्टडी को हम क्या कहते हैं, ऐसी स्टडी को हम रे ऑप्टिक्स कहते हैं, ठीक है। जब कभी भी हम किसी भी स्टडी की मतलब कोई भी अपने पास ऑप्टिकल्स हैं उनकी स्टडी करते हैं या उसके फेनोमेना के बारे में पढ़ते हैं, वो कैसे ट्रेवल करता है, उसके प्रॉपर्टी उसके बिहेवियर कैसे है लाइट की, जो कि लाइट सीधा चलती हो, जो लाइट सीधा स्ट्रेट चलती हो उस लाइट के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो ऐसे स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसी स्टडी को हम रे ऑप्टिक्स कहते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना अच्छे से। कभी कभी एक चीज और सुन लो अच्छे से कि रे ऑप्टिक्स को हम ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स भी कभी कभी कहते हैं। हाउ, बिकॉज हमने देखा है कि यार जो लाइट्स होती है ना वो ज्योमेट्रिकल शेप में होती है, कभी कभी ट्रायंगल फॉर्म कर देगी, ठीक है, इस तरीके से, कभी कभी क्वाड्रेंगल फॉर्म कर देगा, यानी ज्योमेट्रिकल शेप्स होते हैं इसके पास, ठीक है। इसीलिए इसमें ज्योमेट्री यूज होती है और इसीलिए हम रे ऑप्टिक्स को ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स भी कभी कभी कहते हैं। जो लाइट होती है वो रिफ्लेक्शन दोनों का फेनोमेना शो करता है, तो ये बात आपको समझ के रखनी है। अब रिफ्लेक्शन मत पूछना क्या होता है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, ठीक है। तो ये बात समझ के रखो। नाउ अब यहाँ पे बहुत सारा कंफ्यूजन था भाई। न्यूटन अपने टाइम पे जब इन्होंने ये थियरी दी तो बहुत सारा ये न्यूज में थे और सपोज मतलब समझो न्यूज था कि नहीं उनके टाइम पे पता नहीं, बट पब्लिक इन्हें बहुत मान रही थी और उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया था कि लाइट जो होती है भाई पार्टिकल के फॉर्म में होती है, मतलब लाइट इज अ मेड अप ऑफ पार्टिकल, सीधी सी बात है। और हमेशा डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होती है, ये बात को दुनिया ने मान लिया था। बट साइंस है, अभी भी जो आज हम पढ़ रहे हैं क्या पता कल को रॉन्ग प्रूफ हो जाए, कुछ भी हो सकता है, कभी भी कोई भी थियरी प्रूफ हो सकती है, कुछ नया आ सकता है, ठीक है, क्योंकि नेचर तो हमेशा चेंज होते रहता है। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे अब आता है वेव नेचर, ठीक है, ध्यान रखना अच्छे से, वेव नेचर के बारे में पढ़ना है। और एक डच के साइंटिस्ट थे, डच एक जगह है जहाँ के साइंटिस्ट थे, सी हाइजिन इन्हें कहते हैं, और ये एग्जाम में इनका जो प्रिंसिपल है वो 3 मार्क्स को आता है, ठीक है। इनके बारे में जो भी इन्होंने बताया उसे लिखना पड़ता है और 3 मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो सी हाइजिन ने यहाँ पे बताया कि जो लाइट होती है ना भाई, लाइट होती है ना, न्यूटन बाबा को इन्होंने समझाया कि जो लाइट होती है ना भाई ये हमेशा वेव के फॉर्म में होती है, ठीक है। और ऐसा क्यों, तो इन्होंने बोला कि भाई तुम जो कर रहे हो वो सही है, दुनिया ने तुम्हें माना वो सही है कि अंदर पार्टिकल्स होते हैं, बट हमेशा जरूरी नहीं कि पार्टिकल स्ट्रेट ही ट्रेवल करेंगे, ये पार्टिकल है और ये कभी भी ऐसा ऊपर नीचे कूद सकते हैं, ऐसा ये वाइब्रेट कर सकते हैं, और जब ये वाइब्रेट करेंगे तो अपना पार्टिकल मान लो कुछ ऐसा चलने लगेगा, ऐसा मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर स्ट्रेट है तो पार्टिकल कुछ ऐसे सीधा चलेंगे,
ठीक है। बट अगर पार्टिकल वाइब्रेट करने लगे तो मान लो ये स्ट्रेट लाइन थी, तो पार्टिकल कुछ इस तरीके से, मतलब कभी ऊपर कभी नीचे कभी मिडल में कभी नीचे कभी बीच में फिर से ऊपर, इस तरीके से पार्टिकल क्या करेंगे, मूव करने स्टार्ट कर देंगे। तो ये जो फॉर्म होगा ना, ये एक तरीके की वेव होगी, यानी कि तब वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, जब अपने पार्टिकल क्या करेंगे, वाइब्रेशन करेंगे किसी भी मीडियम में, यानी कि जो ये स्ट्रेट लाइन का मीडियम है, किसी भी मीडियम में या फिर इवन वैक्यूम में भी, तो अपना यहाँ पे जो भी अपनी वेव होगी, वो जो अपनी लाइट रहेगी, वो कैसी फॉर्म में होगी, वो वेव के फॉर्म में होगी। समझा कि नहीं अच्छे से? तो यहाँ पे क्या बताया वेव नेचर में हाइजिन्स ने बताया कि जो अपनी लाइट होती है वो वेव के फॉर्म में होती है, और ये ओनली बिकॉज क्यों फॉर्म होता है कि जब भाई लाइट की जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेशन करते हैं ऑन देयर ओन एक्सिस और ऑन देयर ओन मीडियम, ठीक है, जिस मीडियम में वो प्रोपागेट होते हैं यानी ट्रेवल करते हैं, जिस मीडियम में वो प्रोपागेट यानी ट्रेवल करना, ठीक है, प्रोपागेट होते हैं, उसी मीडियम में जब उसके पार्टिकल वाइब्रेट करने लगते हैं, ऊपर नीचे ऐसा, ऊपर नीचे ऐसा वाइब्रेट करने लगते हैं, तब वो जो पार्टिकल्स होता है वो वेव फॉर्म करता है, ठीक है। तो ऐसा हाइजिन ने बताया और ये एकदम परफेक्ट है, ठीक है, ये एकदम एक्यूरेट है, ठीक है, ये बात ध्यान रखो अच्छे से। बट यहाँ पे फिर से हाइजीन एक चीज इन्होंने भी गलत बोल दिया जल्दी में। इन्होंने क्या दिखा कि भाई दुनिया में तो पता है कि जो लाइट होती है वैक्यूम में भी चलती है, बट वैक्यूम में तो पार्टिकल्स कैसा ऐसा मूव नहीं कर सकते बिकॉज कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता वैक्यूम में। मतलब कोई भी अगर वैक्यूम है तो इसके अंदर प्रेशर वॉल्यूम कुछ नहीं लगाना पड़ेगा, तभी तो वो वैक्यूम है ना। अगर आप प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर कुछ दोगे तो वो वैक्यूम कहेगा फिर, ठीक है। तो अंदर जो होता है ना पार्टिकल वगैरह इसके मूव नहीं कर सकते, बट वी नो दैट कि लाइट वैक्यूम में भी ट्रेवल करती है। तो यहाँ पे हाइजीन फंस जाते हैं। यहाँ पे हाइजीन ने क्या बोला कि इस दुनिया में, अब देखो इन्होंने कितना बड़ा मतलब क्या कह दिया, सोचो जरा। इन्होंने ऐसा बोला इस दुनिया में एक हाइपोथेटिकल मीडियम है, पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे स्पेस में एक हाइपोथेटिकल मीडियम है जो हमारे अगल बगल भी है। हाइपोथेटिकल का मतलब क्या होता है कि सोच, ऐसा मतलब हाइपोथेटिकली मतलब क्या है कि मैंने कह दिया कि हाँ भाई एक पहाड़ के ऊपर भगवान रहते हैं, जाओ देख लो। हाइपोथेटिकली मतलब है नहीं है, मैंने खुद नहीं पता किया, मेरे को खुद नहीं पता है, मैंने झूठ कह दिया ऐसी पब्लिसिटी के लिए, समझा कि नहीं। तो इन्होंने कह दिया, मे भी उनके टाइम पे पता नहीं क्या हुआ होगा, बट उन्होंने ऐसा कहा कि एक हाइपोथेटिकल मीडियम, इन्होंने कह दिया कि जिस मीडियम को हम प्रूफ नहीं कर सकते, इन्होंने ऐसा कहा कि जिस मीडियम को हम प्रूफ नहीं कर सकते हैं वो मीडियम इस दुनिया में है, और वो मीडियम वैक्यूम में भी है, और इसीलिए वैक्यूम में भी अपने पार्टिकल क्या होते हैं, ऐसे ऐसे वाइब्रेट होते हैं। क्योंकि अगर नॉर्मली बात किया जाए तो वैक्यूम में तो कोई भी वहां पे फोर्स ही नहीं होता है, तो वहां पे भाई कैसे वैक्यूम में फिर मतलब अपने जो पार्टिकल्स हैं वैसे से मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो बट आगे ये प्रूफ होगा कि कैसे मूव किए, बट यहाँ पे ध्यान रखो कि इन्होंने बता दिया अपने थियरी को सही करेक्ट करने के लिए, जो ऊपर की चीजें बताई हो तो भाई सही है, परफेक्ट है। उसी चीज को एकदम एक्यूरेसी देने के लिए इन्होंने कह दिया कि इस दुनिया में एक मीडियम है जिसे हम ईथर कहते हैं। वो केमिस्ट्री वाला ईथर जो गैस होती है वो नहीं, ऐसे ही उन्होंने एक नाम दे दिया कि एक ऐसा मीडियम जिसका नाम ईथर है। ईथर मतलब केमिस्ट्री वाला वो गैस का ईथर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उन्होंने नाम दिया यार, जस्ट एक ईथर का नाम दे दिया, ठीक है। उन्होंने बोला कि दुनिया में एक मीडियम है जिसका नाम ईथर है, और वो हमारे अगल बगल हर जगह हम उसे फील करते हैं, हमारे अगल बगल होता है ये ईथर नाम का मीडियम, ठीक है। और ये एवरीवेयर इन द यूनिवर्स ये प्रेजेंट है, हर जगह प्रेजेंट है जहां जहां लाइट ट्रेवल करती है, और इसी मीडियम के वजह से अपनी लाइट जो क्या होती है, ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव। और इसी हाइपोथेटिकल मीडियम में जो यहाँ पे वेव पार्टिकल्स होते हैं ये वाइब्रेट होते हैं, और इसी की वजह से वेव का जनरेशन होता है। बट अब जब ऐसा बोल दिया तो इनके टाइम पे, अब सोचो जरा, और जो इनकी ये थियोरी थी, देखो कभी कभी क्या होता है ना कि जो रिफ्लेक्शन है उसको, ये जो स्ट्रेट वाली लाइन है ना रे ऑप्टिक्स, ये कभी कभी रॉन्ग प्रूफ कर देती है। आगे चल के जब आप डिग्री वगैरह पढ़ोगे ना तो आपको समझेगा ये सारी चीजें रॉन्ग प्रूफ हो जाती हैं, उसके लिए अलग अलग थियरीज हैं, अभी आपको मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखो अच्छे से। तो हाइजिन जो इन्होंने वेव का नाम लिया ना, तो ये जो वेव है ये एग्जैक्टली रिफ्लेक्शन और भी बहुत सारे नेचर लाइक इंटरफेरेंस
और पोलराइजेशन, ऐसे बहुत सारे जो थियरी होती है लाइट से रिलेटेड, इन सारे कॉन्सेप्ट को इनके वेव ने पूरा कट टू कट फिट बैठने लगा और एक एक पूरा विजुअल, यानी विजुअली मतलब कैसा, एकदम सीधा सीधा एकदम हमको आंसर मिलने लग गया, मतलब बिना कुछ किए सीधा आंसर मिलने लग गया अपने को, मतलब जस्ट इनके वेव को अप्लाई करो और सारा रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन सारी चीजें हमें पता चलने लगी। ये हम रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे वेव के अकॉर्डिंगली, डोंट वरी, ठीक है। तो ये सारी चीजें इनकी थ्योरी ने प्रूव कर दिया। बट जितने भी अब उस टाइम पे ये हाइजीन जो थे इनका बहुत जोर शोर चला और पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया कि जो हाइजीन ने वेव थ्योरी दी है यही दुनिया में सबसे एक्यूरेट थ्योरी है, ठीक है। ये बात ध्यान रखो, यही दुनिया की सबसे एक्यूरेट थ्योरी मानी जाने लगी और इन्हें सबने एकदम मान लिया। बट सबके दिमाग में एक ही चीज खलती कि इन्होंने ये भाई बोला क्या है कि हाइपोथेटिकल मीडियम जिसका नाम ईथर है और ये दुनिया में हर जगह प्रेजेंट है और इसी के वजह से अपनी जो वेव ये फॉर्म हो रही है, तो ये क्या है मतलब। तो इसी के बारे में सारे साइंटिस्ट लोग जुट गए। अक्खा पूरा 50 साल तक इन्होंने मतलब राज किया अपनी थियरी को लेके, समझा कि नहीं। बट अब यहाँ पे समझो आगे होता क्या है, ठीक है। इनकी जो पूरी थियरी थी ना, ये सारे विजुअल इफेक्ट्स को दे डाली, ठीक है। तो थोड़ा सा हम वेव ऑप्टिक्स की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं भाई, एग्जैक्टली क्या होता है कि ए ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स, यानी जो लाइट से रिलेटेड होती है थियरीज, उसके ब्रांच है ये, ठीक है, याद रखना अच्छे से। तो ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स विच यूजेस वेव नेचर, ना कि रे नेचर, ठीक है, रे ऑफ लाइट वाला नहीं, या ना ही पार्टिकल, रे मतलब एग्जैक्टली यार पार्टिकल नेचर, ठीक है। तो पार्टिकल या स्ट्रेट लाइन नेचर नहीं, कौन सा नेचर, वेव नेचर। और कब क्रिएट होता है ये, जब पार्टिकल ऑन देयर ओन एक्सिस में ऐसे 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 वाइब्रेट होता है, ठीक है। तो वेव नेचर ऑफ अ लाइट टू एक्सप्लेन द ऑप्टिकल फेनोमेनन, जो भी रिफ्रैक्शन है रिफ्लेक्शन है ये सारे ऑप्टिकल फेनोमेनन कहलाते हैं। जैसे पोलराइजेशन आज पढ़ोगे आप लोग आगे चल के, ठीक है। फिर ऐसे ही आप लोग पढ़ोगे डिफ्रैक्शन पढ़ोगे, ठीक है। डिफ्रैक्शन एक रूल होता है, ठीक है, एक चीज है, उसके बारे में पढ़ोगे। तो ये सारी चीजें ये क्या होती है, ऑप्टिकल फेनोमेनन है। तो इन सभी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया किसने, ऑप्टिक्स के थ्रू एक वेव ने। तो यही ऑप्टिक्स का एक ब्रांच है, ध्यान रखो, जो कि वेव नेचर के थ्रू ऑफ अ लाइट to explain optical phenomenon is called wave optics, यानी कि the branch of optics which uses wave nature of a light to explain optical phenomenon is called as, और यहाँ पे वेव ऑप्टिक्स। मतलब देखो सिंपल सा यार, कि अगर मान लो आपको रिफ्रैक्शन को समझाना है, रिफ्रैक्शन को समझाना है इन दी फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, मान लो स्ट्रेट लाइन से समझाना है, तो ये रे नेचर हो गया ऑप्टिक का, क्योंकि ये ऑप्टिक का फेनोमेनन है ना। ऑप्टिक का फेनोमेनन मतलब एक थियरी, एक चीज, समझा कि नहीं। तो ये रिफ्रैक्शन है, इसको समझा दिया मैंने स्ट्रेट लाइन से, तो मेरा ये रे ऑप्टिक्स हो गया। अगर मैं इसको वेव के थ्रू समझाऊं तो ये मेरा वेव ऑप्टिक्स हो गया, समझा कि नहीं। तो यही चीजें हैं। अब यहाँ पे सभी साइंटिस्ट के दिमाग में खलने लगी बातें, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, आप ध्यान देना अच्छे से। तो सबसे पहले भाई आए अपने मैक्सवेल, जिनको आपने 11th में इनसे मिल चुके हो, ठीक है। तो मैक्सवेल ने क्या किया, इन्होंने सीधा सा बताया पूरी थियरीज, पूरे इसके फॉर्मूले तुमने देखे हैं। मैक्सवेल ने बताया कि जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होती है, और ये आज भी यही फॉर्मूला चल रहा है जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। स्टार्टिंग में जो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि लाइट इट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट रिक्वायर्स मीडियम टू ट्रेवल। ये बात ध्यान रखो अच्छे से, ठीक है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। तो यहाँ पे ध्यान दो अच्छे से कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में अपनी लाइट होती है, विच रिक्वायर्स मीडियम टू प्रोपगेट, यानी टू ट्रेवल करने के लिए, ट्रेवल मतलब चलना, प्रोपगेट मतलब चलना, ठीक है। तो रिक्वायर्स मीडियम टू प्रोपगेट एंड टू प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, एंड इट इज प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल। तो ये बात तो सही है जो हाइजेन ने बताया कि भाई पार्टिकल वाइब्रेशन की वजह से यहाँ पे अपना जो वेव फॉर्म होती है, बट यहाँ पे एक मीडियम की जरूरत होती है लाइट को ट्रेवल करने के लिए, और इसी मीडियम के लिए हाइजीन ने झूठ बोल दिया था कि एक हाइपोथेटिकल ईथर होता है, ठीक है, बट ऐसी कोई चीज थी नहीं। बट यहाँ पे मैक्सवेल ने क्या कहा, मैक्सवेल ने बोला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में अपनी लाइट चलती है, और जिसके ट्रेवल करने के लिए कोई भी मीडियम की जरूरत होती है। मतलब वो वैक्यूम के मीडियम में भी चल सकता है जहां कोई एयर, कोई गैस कुछ नहीं होता है, और नॉर्मल मीडियम में जो वहां पे एयर वाला मीडियम है वहां भी, कोई डेंसर मीडियम में चलेगा, ठीक है, कोई रेयरर मीडियम भी चलेगा, कोई भी मीडियम में ट्रेवल कर सकता है। जरूरी नहीं है कि मतलब वहां पे गैस का ही मीडियम होना चाहिए, जरूरी नहीं कि कोई ईथर नाम का जो हाइजीन ने बताया वही मीडियम चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है, समझा कि नहीं। जो हाइपोथेटिकल मीडियम बताया वो जरूरी नहीं है, कोई भी मीडियम रहेगा तो चलेगा,
समझा कि नहीं, ये इन्होंने बता दिया और ये सीधा क्लियर कट एकदम अच्छा सा रिस्पॉन्स था। ठीक है, फिर भी बात बहुत लोगों ने नहीं मानी, तो मिकलसन एंड मॉर्ले नाम के साइंटिस्ट आए और इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए इन दी विजिबल लाइट, जो हमें लाइट दिखती है उन लाइट में। ठीक है, बहुत सारे इन्होंने परफॉर्म किया और ये भी एट द एंड कंक्लूजन में आए, इन्होंने भी फेल हो गए रिजल्ट में कि भाई इन्होंने भी, कोई भी सारे साइंटिस्ट भाई लग गए कि ये हाइजिन ने ऐसा प्रूफ किया, तो वो ईथर क्या है, वो मीडियम किधर रहता है, ठीक है, अपने अगल बगल किधर है वो। तो ये सारे मिकेल्सन, मॉर्ले, मैक्सवेल, इन सारे साइंटिस्टों ने क्या किया, इन सारे साइंटिस्टों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और एट द एंड ये भी फेल हो गए टू प्रूफ दैट हाइपोथेटिकल ईथर, वो उन्हें कहीं नहीं मिला। ये हाइपोथेटिकल जो ईथर था ये इनको कहीं भी नहीं मिला, क्योंकि ये था ही नहीं तो मिलेगा किधर से यार। ठीक है, ये तो झूठ था पूरा। ठीक है, और तभी भी पब्लिक ने नहीं माना, बिकॉज बहुत अच्छा इन्होंने वेव थियरी जो दी थी सारे साइंटिस्टों को, भाई ये बहुत चक्का कर दिया था, क्योंकि इतनी बड़ी थियरी है ये और रियल थियरी है और सारे फेनोमेनन को प्रूफ कर रही थी। लाइक प्रोपगेशन हो गया, फिर इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सारी थियरीज को प्रूफ कर रही थी इनकी वेव नेचर जो हाइजिन की थी। तो सारे साइंटिस्ट लगे हुए थे। तो मिकेल्सन, मॉर्ले, मैक्सवेल, ये सभी के सभी हाइपोथेटिकल ईथर को प्रूफ करने में लग गए कि है या नहीं है, और सब फेल हो गए। भाई था ही नहीं तो कैसे प्रूफ होगा। और एट द एंड आइंस्टाइन यहाँ पे आए, जो कि सबसे बेस्ट है, और इन्होंने रिवॉल्यूशन कर दिया पूरी थियरीज में। इन्होंने एक ही थियरी दी, जिस थियरी का नाम है कांस्टेंसी ऑफ वेलोसिटी, और ये आज डिस्कस नहीं कर सकता हूं बिकॉज पूरा रेफरेंस बुक इसके लिए लग जाएगा आपको डिस्कस करने में। कांस्टेंसी ऑफ वेलोसिटी में इन्होंने पूरा रिवॉल्यूशन ला दिया ये चीज देके। इन्होंने कुछ इथर पिथर के लिए ध्यान ही नहीं दिया, इन्होंने कोई वेव नेचर पे ध्यान नहीं दिया, इन्होंने सीधा अपना खुद का अपना वाला इन्होंने कांस्टेंसी एक मतलब लाइट की एक थ्योरी दी, जिसे कहते हैं कांस्टेंसी ऑफ वेलोसिटी। तो फाइनली ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन gave a revolutionary concept of a constancy of velocity of a light and he totally proved it wrong कि ईथर जैसी कोई चीज होती नहीं है। लाइट सीधा वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करती है और सीधा ट्रेवल करती है। और न्यूटन का जो कॉर्पस्कुलर थियरी थी वो भी टोटली प्रूफ हो गई, मतलब रॉन्ग प्रूफ हो गई कि कोई भी यहाँ पे ऐसा पार्टिकल का अट्रैक्टिव फोर्स वगैरह नहीं है। यहाँ पे सीधा अगर लाइट की जो वेलोसिटी है उसकी कॉन्स्टेंसी के ऊपर सारी चीजें डिपेंड करती है। बट इतना ही नहीं है भाई कांस्टेंसी ऑफ वेलोसिटी, और भी बहुत है इसके अंदर, मैं बताऊंगा बाद में, बिकॉज अपने बुक में बस यही वर्ड लिख के रखा है, ज्यादा इसके बारे में डिस्कशन नहीं किया है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना अच्छे से। तो फाइनली आप गूगल भी कर सकते हो। ठीक है, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सीधा जैसे ही यहाँ पे रिवॉल्यूशन ला दिया ये थियरी देके, और ये सारा चीजें क्लियर कट फॉर्म हो गया। और यहाँ पे पास हुए मैक्सवेल, जिन्होंने अपनी थियरी दी थी भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, ये सब अच्छे से प्रूफ हुआ, ये सही भी था। पार्टिकल जो होता है यहाँ पे जो वेव होती है वो पार्टिकल की वाइब्रेशन की वजह से फॉर्म होती है, ये भी सही प्रूफ हो गया। ठीक है, तो देखो भाई करेक्टनेस क्या क्या मिली, तो एक चीज याद रखना, जो लाइट है, लाइट के बारे में क्या क्या चीजें सही सही पता चली। भाई लाइट ये बात फिक्स है कि पार्टिकल से बनती है। ठीक है, ये पहली बात पता चली। दूसरी बात, जो वेव होती है लाइट भाई दो फॉर्म में होती है, तो पार्टिकल के फॉर्म में है तो वेव के फॉर्म में। तो जो लाइट वेव के फॉर्म में होती है ना, तो वो यही पार्टिकल के वाइब्रेशन से बनती है। एक बात याद रखना, तो किसी ने अगर आपसे पूछा लाइट के नेचर के बारे में, तो बता देना कि लाइट दो नेचर की होती है, रे या फिर वेव, और एक और आएगा छोटा सा, वो बाद में बता दूंगा आपको। ठीक है, तो ये पार्टिकल के फॉर्म में या वेव के फॉर्म में, अगर पार्टिकल के फॉर्म में है तो वो रे ऑप्टिक्स कहलाएगा, अगर वेव के फॉर्म में है तो वेव ऑप्टिक्स कहलाएगा। बट पार्टिकल से वेव कैसे फॉर्म होगा, तो यही जब पार्टिकल खुद के एक्सिस में वाइब्रेट होंगे तो यहाँ पे वेव क्रिएट होता है। दूसरी बात ये पता चली कि लाइट जो है, चाहे वो वेव रहे चाहे यहाँ पे रे रहे, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के फॉर्म में होती है और ये किसी भी मीडियम में ट्रेवल कर सकती है, किसी भी मीडियम में, चाहे वो कोई भी मीडियम हो। हाँ, ये बात ध्यान रखना, जरूरी नहीं कि लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ही जरूरत हो, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, मतलब वो विदाउट मीडियम भी लाइट्स ट्रेवल करती हैं, ऐसा नहीं है। बट मोस्टली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मैटर की रिक्वायरमेंट होती है भाई ट्रेवल करने के लिए, तो ऐसा होता है। तो ऐसा मैक्सवेल ने बताया। ठीक है, तो ये फाइनली कंक्लूजन हमारा था जो कि आज हमने सीख लिया। तो गाइज ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट था और आई होप कि आपको बहुत ज्यादा डीप नॉलेज समझा होगा। सो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना यार, शेयर जरूर कर देना। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।